सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, IMF से $7 बिलियन का जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसकी अब तीसरी किस्त लेना हुकूमत का अवलीन मिशन है। 25 सितंबर से IMF वफ्द के मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF की 51 में से ज़्यादातर शराइत पूरी हो चुकी हैं, जिनमें गैस टैरिफ एडजस्टमेंट, नई टैक्स छूट, चीनी की सरकारी इम्पोर्ट पर टैक्स, बजट की मंजूरी और बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी शामिल है, जबकि बाकी शराइत पर काम हो रहा है। हुकूमत फ्लड की वजह से टैक्स अहदाफ को एडजस्ट करने के लिए IMF से रियायत लेना चाह रही है, क्योंकि FBR की टैक्स वसूली के 3.023 ट्रिलियन रुपए हदफ में 100 अरब का शॉर्टफॉल पाया जाता है। दूसरी तरफ सैलाबी अखराजात और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड्स के मुमकिना इस्तेमाल पर भी बहस हो रही है। GDP की अगर हम बात करें, 4.2% शरह नमू पर नजर सानी और अफरात ज़र में इजाफे का भी खदशा है। पाकिस्तान को 2.4% बुनियादी सरप्लस का हदफ हासिल करना है। इन हालात में अब क्या IMF रियायतें दे सकता है, किस हद तक लचक दिखा सकता है? बात करने के लिए इत्तेशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ खाकान नजीब साहब ने भी इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इत्तेशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जो रिव्यू मिशन आएगा, इसमें IMF से हम पाकिस्तान FBR के हवाले से जो टैक्स टारगेट है, जो शॉर्टफॉल का भी एक हम देख रहे हैं कि मुतवक्के है $100 बिलियन रुपीज़ का, तो उसको किस तरह से कवर किया जाएगा? क्या उस पर कोई लचक दिखा सकता है IMF, उसको कन्विंस किया जा सकता है? हमने देखे कुछ अहदाफ जो हासिल नहीं किए, कुछ पूरे कर लिए, वो है अपनी जगह में, लेकिन मेजर अहदाफ जिनका रेवेन्यू से है, उसके बाद आपका एनर्जी सेक्टर जिनको डिस्को की प्राइवेटाइजेशन है, फिर सूबों की तरफ से जो सरप्लस बजट शो करना था वो नहीं किया गया, तो इस पे तो उनका सख्त रवैया होगा। और यही कहा जा रहा है कि मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ना, उस पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त की जाएगी, जिसमें टैक्सों का जिसका आप जिक्र कर रही हैं। 40 बिलियन का तो आपने देखा जुलाई में शॉर्टफॉल था, अगस्त में कहा जा रहा है यहाँ जाएगा। और इसके लिए जो खबरें आ रही हैं कि जी वो तो एक मिनी बजट भी सामने आ रहा है, जिसके में 50 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने की बात हो रही है। क्या वो अभी तो प्रपोज़ल है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मंजूरी चाहिए। इन हालात में, मुश्किल हालात में क्या होगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि इनको करना पड़ेगा। जिस तरह करने की बातें हो रही हैं वो तो बड़ी खौफनाक है। लोग ये एतराज़ उठा रहे हैं ना, खाकान साहब तो बड़ा साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे, बजट बनाते रहें, ये बड़ा कम होता है हमना कि आप बजट बनाते हैं, अभी बजट के अभी 6 महीने गुजरते आप नज़रसानी के लिए चले जाते हैं। अभी जिन चीज़ों पर रेगुलेटरी ड्यूटी आपने लगाई थी, कम की थी, जिसमें कारें हैं, उसके बाद फिर आपने देखा कि और इम्पोर्टेड आइटम है, तकरीबन 125 के करीब आइटम है, और उन पे आप दोबारा से रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। अब ये तो लोग इसमें तो कहेंगे कि भी ये क्या मजाक है, आपने कोई प्लानिंग नहीं ढंग तरीके से की। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों पे तो IMF जो है ना, वो मेरा ख्याल है सख्त रवैया अख्तियार करेगा। एक जो बार बार उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि जी आप हमें क्यों नहीं बताते कि ग्रेड 17 से 22 के जो लोग हैं उनकी वेल्थ टैक्स और उनका जो असासे हैं वो क्यों नहीं ज़ाहिर हो रहे। अभी तक आप देख लें इस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं है, इसलिए कि लूट मार जिस तरह बाकी कौम कर रही है, माजरत के साथ हमारी ब्यूरोक्रेटिक, सारे तो नहीं है लेकिन एक तादाद, बड़ी तादाद, वो भी इसका हिस्सा है। अभी आप FBR में देख लेंगे जहाँ पे मुश्किलात हुकूमत को ज़्यादा पेश आ रही हैं। अभी ये कहा जा, एक तो वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है, जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हुई वही खबरें जो है ना लोगों को दे रहे हैं, और जिसके बारे में कभी तरदीद आती है अपने FBR की तरफ से, कभी उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल मरहला है इस वक्त। हुकूमत क्या बनवा सकती है, क्या नहीं बनवा सकती, ये एक मुश्किल सवाल है। लेकिन अभी आप देख लें, एक जिस बात पे जो कहा जा रहा है कि लोग परेशान हैं और IMF से कहा जाएगा कि हमारा जो हमने टैक्स का ज़ालमाना निज़ाम है, इस खित्ते में सबसे ज़्यादा हमारे टैक्स रेट हैं। अब देख लें कि 45 से 50% टैक्स रेट हो गया, और बरतानिया की मिसाल दी जाती है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में देख रहा था, उनमें 16,000 जो बिजनेसमैन हैं वो वहाँ से बरतानिया से छोड़ के दुबई चले गए हैं। वहाँ पे आप देख लें ऑलमोस्ट 0 टैक्स है। हमारे यहाँ भी आप लोग देख लें कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से निकल के कैश इकोनॉमी में लोग अपना, जिसको कहते हैं, उसकी तरफ लोग आ रहे हैं, अपना रिफ्यूज तलाश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि टैक्स का निज़ाम जो है देख रहे हैं, जितने हमारे इतने भरपूर किस्म के टैक्सेस हैं, और इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली कॉर्पोरेट टैक्स 39% है, वो देने के काबिल नहीं करेंगे। मामला चूँकि फ्लड की एक एक्सक्यूज़ भी सामने आ चुका है, तो उस तरह से अब ये कवर करेंगे।
इसमें हम ना एक और चीज़ है, उनसे डॉक्टर साहब से बात पूछिएगा। एक वो सवाल उठाया जाएगा कि जी ये ताजर दोस्त स्कीम में 50 अरब रुपये आपने इकट्ठा करना था, वो आपने इकट्ठा कर पाए। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा तो टफ़ टाइम दिया जाएगा। शायद जो इत्तलात हैं कि वो रिलीज़ तो कर देंगे, लेकिन फिर टफ़ टाइम दे के जाएंगे और फिर वही उनका होगा कि जी ये चीज़ें अगले रिव्यू में अगर ना की तो फिर आइंदा के पैसे जो है ना वो देने मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को अब देखना पड़ेगा कि आप जहाँ जहाँ अब एक और वो गवर्नेंस की रिपोर्ट जो आपने देखा, गवर्नेंस और करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट, वो 20 अगस्त को आनी थी, वो नहीं आई। इस पर भी कहा जा रहा है IMF के लोग नाराज़ हैं, अब तो 1 महीना ऊपर हो गया। अब उसका क्या जवाब देंगे? तो मेरा ख्याल है बहुत से एक्शन बट्स है जी, वो इस पे बेहतर कमेंट करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो पहले जिस तरह से हमारा आज का टॉपिक भी है कि अब IMF के साथ जो रिव्यू मिशन आ रहा है, FBR का जो सेट टारगेट है वो पहले ही एम्बिशियस था और उसमें अब जो शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है उसको देखते हुए और फ्लड की सिचुएशन को देखते हुए IMF रियायत दे देगा, जैसे गवर्नमेंट सोच रही है कि जी रियायत ले ली जाए टारगेट को, और साथ ही साथ रिवाइज की जा रही है GDP ग्रोथ रेट को 4.2 से, ये किस हद तक रिवाइज होगी? रेवेन्यू मेजर्स सख्त किए जा सकते हैं, वो किस किस्म के होंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम याद रखें कि IMF की एंगेजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज बिहेव करती हैं जब वो फंड से एंगेज होती हैं। अगर प्री फ्लड्स देखें तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी, जिसमें अफरात ज़र का कम होना, पाकिस्तान के एक जो बाहर का अकाउंट जिसको करंट या ट्रेड अकाउंट कहते हैं, यानी कि जो हम बाहर से कमाते हैं और जो हम बाहर पे करते हैं, उसमें एक सरप्लस का दिखाई देना, फाइनेंशियल जो हमें ज़रूरत थी बाहर की उसका पूरा होना है। सो इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए कि अब जो आपका सेकंड रिव्यू होने जा रहा है वो किस चीज़ पे बेस है, पहले तो इसको समझना है। वो उन स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पे बेस है और आपके बिल्कुल को एंकर ने सही बात की, उसमें पहले जाकर देखें कि सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पूरे हो गए। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि अगस्त में, और ये रीसेट हुआ है। ये पहले एक्चुअली जुलाई का था, फर्स्ट रिव्यू में इसको किया गया कि अगस्त में वो रिपोर्ट दे देंगे। अगर रिपोर्ट आ गई है तो पब्लिश कर दें, मतलब आई एम श्योर कि अथॉरिटीज इस वक्त भी वो सोच रही होंगी। प्राइवेटाइजेशन पे कई बेंचमार्क्स हैं, मसलन वो स्ट्रक्चरल तो नहीं है पर हमने कहा कि अगस्त में हम प्राइवेटाइज कर देंगे PIA को। फिर इसी तरह डिस्कोस पे कुछ चीज़ें हैं वो सारी देख लें। फिर आपके एक मैक्रो इंडिकेटर्स हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। एक्चुअली IMF ने कभी भी 4.2% की ग्रोथ जो है उस पर एग्री ही नहीं किया था। जो MEFP डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, जो डिटरमिन करता है किसी भी मुल्क के साथ IMF की इंगेजमेंट, उसमें जो ग्रोथ रेट है वो 3.6% का है। मेरा ख्याल है कि इस ग्रोथ रेट को कंसिडर करते हुए कि जो क्रॉप्स खरीफ की हैं जो डैमेज हुई हैं, पर ये भी याद रखिए कि जो रबी की क्रॉप्स आएंगी वो बेहतर आएंगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी थोड़ी बेहतर भी हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज नॉट टोटली नेगेटिव, यानी कि राइस, शुगर केन, कॉटन, मेज ये डिस्टर्ब आएंगी, पर जो वीट और बाकी वेजिटेबल्स, पोटैटोज, अनियंस हैं ये शायद बेहतर भी हो जाए, क्योंकि ये तो जाकर उस पानी जो गुजर चुका होगा उसमें से यूज़ करेंगी उस लैंड को। अच्छा, इन्फ्लेशन आउटलुक तो ये 3.6% दिया है। आई थिंक ये 3 के करीब आ जाएगा अगर आप मुझे पूछें तो, बिकॉज जो अब क्रॉप डैमेज आएगा उसको देख लेते हैं, फिर इकोनॉमी जनरली स्लो होगी, पर कुछ इंडिकेटर्स बेहतर भी हैं। अगर आप जुलाई के देखें इंडिकेटर्स तो उसमें जो लार्ज स्केल है उसमें कुछ गाड़ियों में पिकअप दिखाई दे रहा है, यानी कि गाड़ियों की सेल बेहतर हुई है, कुछ सीमेंट की सेल भी पिकअप की है। सो कुछ इकोनॉमी जो है US में अगर हमारा टैरिफ कम होता है तो शायद थोड़ी सी पिकअप कर जाए, बट ओवरऑल जो ट्रेड बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका क्या मतलब है? मतलब ये कि हम शायद उतना एक्सपोर्ट ना कर सके बिकॉज एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हुई है, एग्रीकल्चर की लिंकेजेस हैं। हमें हो सकता है कॉटन इंपोर्ट करनी पड़े। अगर कॉटन 5 मिलियन बेल से ऊपर नहीं होती तो $2-3 अरब की तो कॉटन ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी। साथ ये सोचिए कि आपको राइस का जो एक्सपोर्ट है वो हिट हो सकती है। इन्फ्लेशन जो कि पहले सोचा जा रहा था कि 5 से 7% है, वो बढ़ सकती है इससे। क्यों? क्योंकि एक फूड का जिसे कहेंगे शॉक आ सकता है, बट ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जनरली बिनाइन है, तो 22 जैसी सिचुएशन नहीं होगी। यानी कि 2022 में जो डैमेज था और उससे जो इन्फ्लेशन देखने को मिली थी, यानी कि इन्फ्लेशन 29। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं 2 चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं, आई एम श्योर कि आप उसका बड़ा बेहतर जवाब दे सकते हैं। कि जो खबरें आ रही हैं कि जी इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9% की ग्रोथ आई है, आप समझते हैं कि वाकई आई है ऑटोमोबाइल और सीमेंट, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और मंथ ऑन बेसिस पे 2.7 की ग्रोथ? एक तो ये बता दें ये जो बताया जा रहा है सही है, और दूसरा डॉक्टर साहब जो हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा रोना वो ये है FBR के कॉन्टेक्स्ट में
कि टैक्स नेट को बढ़ाने की बात होती है, टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की जो है ना, उसमें हमें कामयाबी नहीं हो रही। अभी देखें फाइलर की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन टैक्स उतना जमा नहीं हो रहा। और कहा जा रहा है कि जो अमीर लोगों की तादाद है वो सुना कहा है 8 से 10 लोग हैं जिन्होंने अपना 10 अरब रुपया जो है ना अपनी वेल्थ को ज़ाहिर किया है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जिनकी 10 अरब तो नहीं, अब तो खरबों की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ 10 बंदों का नाम आता है कि ये 10 अरब रुपया जो है इनके पास है। जी, तो आपने दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें सामने रखी, राइट। एक तो ये कि क्यों 9% की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, जिसका मैंने भी पहले जिक्र किया, वो इसलिए कि लास्ट ईयर हमने बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, हाई पॉलिसी रेट था, और हमने गाड़ियों की जो लीजिंग थी उस पर एक कदगन लगाई हुई थी कि शायद 30 लाख से ऊपर नहीं देंगे, यानी कि क्रेडिट नहीं फराम करेंगे। ये ईजिंग हुई है मॉनेटरी, तो आपने देखा है कि लोगों ने दोबारा हो सकता है कि गाड़ियां जो हैं वो खरीदना शुरू की हों। सीमेंट का अगेन जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो एक तरह से सबड्यूड है, उसमें अगर थोड़ा सा भी पिकअप आया है तो वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। दैट इज द आंसर टू दोज 2 क्वेश्चंस। पर 22% का रेट 11% तो हुआ है एहतशाम भाई। तो अगर 1 करोड़ के पीछे आपने बोरोइंग की, गाड़ी की, और आप 22 लाख की किस्त दे रहे थे, अब आप सोचें आप 11 लाख की दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो चैनल है, आप उसके लिहाज से जो सैलरी ले रहे हैं या जो काम करते हैं, जो लिखत पढ़त करते हैं, जो आपका आमदन है, वो अब 11 लाख अफोर्ड कर सकता हो गाड़ी लेने को। सो हियर्स द थॉट प्रोसेस टू दैट। और जो सेकंड बात आपने किया ना, देखिए ये तो लिंच पिन है। अब हम कह रहे हैं 14,100 अरब के करीब कलेक्ट करेंगे। यार देखिए, और एक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, गुफ्तगू में ये बात हो रही है कि नई फ्लड लेवी या नए कोई टैक्सेस आरडीज की मद में या किसी मद में लगाए जाएं। मैं गुजारिश करूँ आपसे कि इस वक्त प्रोविंसेस के पास 3,000 अरब रुपए से ज्यादा का एनुअल डेवलपमेंट बजट है। आपको उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपने खर्चे, क्योंकि ये सारे जो खर्चे उन्हें प्रोविंसेस को करने चाहिए। रोड्स हैं जो प्रोविंसेस में डिस्टर्ब हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोविंसेस में डिस्टर्ब हुआ है, पावर्टी बढ़ेगी, और अगर टारगेटेड रिलीफ देनी है प्रोविंसेस ने देनी है। सो ये सारा काम उन 3,000 अरब में से 100-200 अरब रुपया काट लें। Punjab alone has 1200 billion. Sindh has 1000 billion rupees. So I am giving you an example कि आप फंड से जाके गुफ्तगू कैसे करेंगे। फंड को जाकर ये ना कहिए कि हम इस वक्त टैक्स के जो मद में सिगरेट्स पे या जो भी है वो बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग में 40 से 45% टैक्स ब्रैकेट में है, और इसी तरह जो हमारा इनकम वाला है, जो हाई इनकम है, आप दोनों हाई इनकम अर्नर्स होंगे, अच्छे एंकर्स हैं, तो आप 40% टैक्स ब्रैकेट में हैं। इसीलिए लोग डिसहार्टन होकर मुल्क छोड़ते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। जीएसटी बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेवी लगाएंगे, चाहे वो किसी चीज पे भी लगाएं, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सो करना क्या है, 3,000 अरब एक रखें, 1460 अरब का प्रोविंशियल सरप्लस आना है, चले उसमें से 60 अरब प्रोविंशियल सरप्लस कम किया जा सकता है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का बजट है 17,500 अरब का टोटल, उसमें से भी 50-100 अरब रुपया कहीं ना कहीं से निकाला जा सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स कि आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। जो आपने आखिरी बात की, देखिए उसमें तो कोई दो आरा नहीं ना हो सकती। ये कैसे हो सकता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पूरे मुल्क में निफाज ही ना करें। हजूर, आपने लेजिस्लेट भी तब जाकर किया जब IMF ने लास्ट ईयर आपको इसको पुश करके एक बेंचमार्क बनाया। यार आई मीन आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ व्हेन आई हैव टू से दिस कि मुझे एग्रीकल्चर जो कि 23% है मेरी इकोनॉमी के हुजम का, उसको लेजिस्लेट करने के लिए ऑन द इनकम टैक्स someone from the outside has to come and tell me, यार I know this story, right? इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं 5 एकड़ वाले से या 12 एकड़ वाले से टैक्स मांग रहा हूँ। मैं तो उनसे मांग रहा हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, बड़ा फार्मर है, उससे टैक्स लीजिए। एक तखमीना शायद 8 अरब का है जो कलेक्शन का आया था। इसी तरह जो रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं, एक बहुत बड़ी क्लास है। इसी तरह जो टैक्स गैप्स हैं सेल्स टैक्स में, कभी कभी एस्टिमेट्स 3-3 हज़ार अरब रुपए के आते हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑडिट्स करके, एनफोर्समेंट करके, थ्रू डिजिटलाइजेशन ये काम कीजिए। ये है असल काम टैक्स की मद में होने का। आई रियली होप कि हम एक्सपेंडिचर्स को ही संभाल के, और अगर कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बाहर से लेनी है वहां से लेकर और उसका रुपी कवर देकर ये हैंडल कर लेंगे और नए टैक्सेशन में नहीं जाएंगे। मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क नया बनेगा जिसमें ग्रोथ वो 3.6 से नीचे गिराएंगे, इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे। 14,100 अरब जो है, अब वो सितंबर के फिगर आ जाएंगे, अगर 100-150 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा हुआ FPR की कलेक्शन में उसको देखेंगे। पर ये एडजस्टमेंट्स आर डूएबल, बट वी हैव टू स्टिक टू द पाथ। आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, देखिए IMF की एंगेजमेंट 24वीं बार कोई अच्छी चीज नहीं है फॉर एनी कंट्री। So what does it give you? It is not going to solve all the flood
water management issues, agriculture productivity issues, energy efficiency issues, privatization issues. It gives you the space, the time, the international financing, but all these फैक्टर्स आज भी वहीं पे अगर खड़े होंगे और आप वाटर मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, रेस्क्यू, रिलीफ की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी. गो एंड सॉल्व द पॉन्डेज के इश्यूज, गो एंड सॉल्व द डैम के इश्यूज, कैनाल्स के इश्यूज, वाटर की मैनेजमेंट के इश्यूज, इनको सॉल्व कीजिए. रिवर बेड्स के इश्यूज, पानी तो यार 29 फ्लड आए हैं 1950 से लेके, ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किसके इशू, पाकिस्तान के पास नेवर इन इट्स हिस्ट्री, और ये मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, 78 साल में ऐसा मौका नहीं आया. यूएस के टैरिफ डाउन है, पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग बेहतर है, फंड के प्रोग्राम से स्टेबिलिटी आ गई है. अगर आज भी मैं ये ना कर सकूं जो सारे काम हमने पाकिस्तान के फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए करने हैं, तो फिर 3 साल बाद जब फंड का प्रोग्राम नहीं होगा और 20 अरब डॉलर देने होंगे तो 100% मैं कहूंगा कि डिफिकल्टी होगी, बिकॉज आप फिर वहीं पे खड़े होंगे. सो दैट इज द रियल चैलेंज फॉर पाकिस्तान. फ्लड्स ने एक बात यहाँ कर दिया ना कि 22 में फ्लड्स आए थे, 25 में लाइटर फ्लड्स आए हैं, बट आर वाटर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इज नॉट दैट अप टू द मार्क कि हम कह सकें कि हमने ये सब काम ऐसे किए कि हमने इसको बेहतर हैंडल कर लिया. इसी तरह एग्री प्रोडक्टिविटी, आई थिंक दैट इज वेयर पाकिस्तान शुड बिगिन इट्स टास्क्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पेस मिली हुई है, इसको यूज करके अपने फंडामेंटल्स को ठीक कर. बिल्कुल, बहुत वायबल आपने सोल्यूशन और सजेशन सामने रखी हैं. देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस पे इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है, इसको सीधे किया जाता है. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद थे, एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वेलकम बैक. वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि तरक्याती बजट कौमी तरक्की की रीढ़ की हड्डी है. IMF की सख्त शराइत के तहत इसका इस्तेमाल सिर्फ आला तरजीही मनसूबों पर होना चाहिए. उनके मुताबिक गुज़श्ता बरस तरक्याती फ़ंड्स तारीख में पहली बार 1 खरब रुपये से तजावुज़ कर गए थे, लेकिन अब GDP के तनासुब से ये बजट 2.6% से घट कर सिर्फ 0.8% रह गया. 36 मनसूबों की इस साल मज़ीद 26 मनसूबे इसमें शामिल किए जाएंगी, जिसकी नज़रसानी से लागत दुगनी, जबकि इस साल जो मज़ीद जो 26 मनसूबे हैं वो शदीद माली दबाव का शिकार है. और अब इस सारी सिचुएशन में ये सवाल बनता है कि जो IMF की सख्त शराइत और महदूद वसाइल के दरमियान हुकूमत तरक्याती मनसूबों को किस तरह से मैनेज करेगी, मुकम्मल करेगी. एहतशाम साहब का तज्जिया इस पर लेते हैं. एहतशाम साहब, ये कितना कंसर्निंग है ये मैटर, और इस पर गवर्नमेंट क्या सोच रही है? देखिए, हम ना एहसन इकबाल साहब की इस बात में तो बड़ा वज़न है, और इन सो मैनी वर्ड्स मेरा ख्याल है अपनी हुकूमत के बारे में भी उन्हें अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, ये कह के कि जी ये तो PSDP या डेवलपमेंट बजट जो है ना उसकी तरजीहात ख़र्च की क्या होनी चाहिए. तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. आमतौर पर कहा जाता है कि जो तरजीहात हैं, मसलन देखें ना, वो कहते हैं कि कौमों की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तरजीह है ना वो आपकी हेल्थ और एजुकेशन है. आप देख लें कि 2% से कम होता हुआ 1.5% हमारा रह गया है हेल्थ का, अपना एजुकेशन और हेल्थ का बजट. उसके बाद आप देख लें तो आप लिटरेसी रेट हमारा कम से कम होता चला जा रहा है. और दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत जो है ना सियासी बुनियादों पे, अभी आप देख लें लेटेस्ट कल ही की आपने खबर पढ़ी होगी कि जी वो 20 मिनट में एक बड़ी एक बुलेट ट्रेन तो नहीं, एक स्पेशल ट्रेन बनाई जाएगी इस्लामाबाद से पिंडी के लिए. मैं नहीं समझता कि ये हमारी तरजीह होनी चाहिए. इसी तरह आपने एक्सप्रेस वेज बनाए, आपने मोटर वेज बनाए, एक हद तक ठीक है कि आपको डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, सड़कें और जाल बिछना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, लेकिन बात आ जाती है तरजीहात की. अभी माज़रत के साथ मुझे ज़ाती तौर पर आमना पता है कि जब डेवलपमेंट बजट बनता है तो 50% से ज़्यादा बजट जो है ना वो सिर्फ सियासी जमातों को खुश करने के लिए बनाए. उनके अपने सियासी जमातों के बजट होते हैं, उनके MNAs MPs के बजट होते हैं, उनका कोई ओवरऑल मुल्क की तरक्की में इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता. सिर्फ बुनियादी तौर पे कि जी किस तरीके से आपने इलेक्शन जीतना है और अब लोगों को किस तरह ना. वैसे भी आप देख लें, अब तो ये खुल के बात सामने आ गई है कि डेवलपमेंट बजट में जितनी करप्शन है, जितना पैसा लूटा जाता है. मैं तो ये बात पहले भी शायद कही थी एक दफ़ा कि जमशेद दस्ती, वो जो PTI के MNA है, वो तो एक TV प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मैंने अपना डेवलपमेंट बजट 50 करोड़ लेने के लिए 10 करोड़ पे मैंने रिश्वत दी थी. आप मुझे बताएं, हमने जो बंदा 10 करोड़ की रिश्वत देगा वो बाकी जो पैसे
उसने खर्च करने कितने अपनी जेब में डालेगा, कितना खर्च करेगा। तो मेरा ख्याल है ये तरजीहात का तो बहुत बड़ा मसला है कि एहसन इकबाल साहब की बात में बड़ा वजन है, लेकिन सवाल फिर एट द एंड ऑफ द डे यही पूछा जाएगा ना कि आप गवर्नमेंट में रहते हैं, आप गवर्नमेंट के चीफ प्लानर हैं, प्लानिंग डिवीज़न, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, बड़ा काम किया उन्होंने बहुत से हवालों से, और 2035 तक का जो है उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ कि किस तरह तरक्की करनी है, तो बनवा लेंगे फिर अपनी बात, कैसे तरक्की लेके आनी है, सबको साथ लेके। हाँ, लेकिन हाँ जी, वो अपने कंसर्न शो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस हवाले से आप देखें ना, हम ना अब सूरत हाल कितनी ख़राब होगी कि मौजूदा माली साल में आप देख लें कि जिस तरीके से अराउंड 4 ट्रिलियन रुपीज़ का एक ओवरऑल बजट रखा गया था, जिसमें 2.8 ट्रिलियन रुपया वो सुबह ने को देना था, अभी उसमें तेज़ी के साथ कहा जा रहा है कमी होती जा रही है। फिर IMF के कंसर्न जो आप बात कर रही हैं वो तो अब देखें 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्होंने सरप्लस बजट शो करना था सुबह ने, वो उन्होंने नहीं किया। तो मेरा ख्याल है वो आ रहे हैं, वो तो टफ़ टाइम देंगे, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी तरजीहात डेवलपमेंट की क्या होनी चाहिए, मेरा ख्याल है वो इस पर एक बड़े पैमाने पे कंसेंसस होने की ज़रूरत है। इसमें जब तक हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं लेगी, मईशतदानों को, सिविल सोसाइटी को, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, और जो एक्सपर्ट हैं इन शोबों के प्राइवेट सेक्टर से लोग आएँ, वो बताएँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। यानी डेवलपमेंट की बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए कि आपके सियासी अहदाफ कितने पूरे होने और कितने नहीं पूरे होने। तो यही वजह है कि मेरा ख्याल है अब जो एहसन इकबाल साहब ने एक कंसर्न शो किए जिस पे अब हम बैठ के डिस्कस भी कर रहे हैं, इसके बाद क्या गवर्नमेंट, जो आप अभी बता भी रहे हैं कि इनको चाहिए कि ये तमाम मईशतदान जो हैं और जो बिज़नेस सेक्टर है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसको इन्वॉल्व करें और इस पर बात की जानी चाहिए। आप समझते हैं कि अब ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन की जानिब जाएंगे, वाकई कुछ इसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे इस मामले को? देखिए, अब ना हमारे जितने फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं बहुत कम होता है कि जो सियासत से डायरेक्ट उनका ताल्लुक़ नहीं होता। अभी आप देख लें हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो हैं, आप देख लें टेक्नोक्रेट हैं, बुनियादी तौर पे बैंकर हैं, वो उनको लेके आए हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे कुछ चीज़ों का पता है कि उनके कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से उनको कहा जाता है कि जी हमारे पॉलिटिकल लोगों को आप अकोमोडेट करेंगे, उनकी फ़ंडिंग के लिए रास्ता बनाएंगे, तो वो कहा जाता है कि वो इस पर वो ये कहते हैं कि ये काम मत करवाएं मुझसे। आप ओवरऑल देख लें, आप पिछले कम से कम 5-6 सालों से ग्रोथ रेट हमारा सुकड़ के 2%, 2.25% तक रह गया। उसकी बुनियादी वजह है कि जो हम बजट खर्च करना है जिस तरह हम नहीं कर पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर को जायज़ तरीके से बढ़ाना है, प्राइवेट सेक्टर को लेयर करना है, जोर करना है, वो नहीं हो रहा। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, उस तरफ हम जा नहीं रहे। और ये बजट जो है ना, ये डेवलपमेंट बजट किन पे खर्च हो रहा है। मुझे याद आ रहा है, हम ना मेरी ज़ाती तौर पे बड़ी दोस्ती थी मरहूम डॉक्टर महबूब हक, इंटरनेशनल फेम के इकोनॉमिस्ट थे। मैंने उनसे पूछा था जब वो रिटायर हो गए थे, रिटायर से मुराद है जब वज़ीर नहीं थे, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब आपको कोई रिग्रेट है? कह लें हाँ एक चीज़ का है। मैंने कहा जी वो क्या? कह लें कि ज़ियाउल हक के ज़माने में मैं वज़ीर बना था, मनसूबा बंदे का भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ। वो कहते हैं कि ना चाहते भी MNAs MPs के नाजायज़ जो डेवलपमेंट बजट है ना, मैं मंजूर करता था। मुझे पता था कि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू कोई नहीं है, ये मुल्क की तरक्की में कोई इनका हिस्सा नहीं है, लेकिन कहते हैं मैं मजबूरन ये करता था, और इसलिए करता था कि मुझे वज़ीर रहना था। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिग्रेट है, मेरे कुछ सियासी अहदाफ तो नहीं थे, मुझे नहीं बनना चाहिए था, मैं घर आके बैठ जाता। यही अब कुछ हो रहा है। हफीज़ शेख साहब को देख लें, थोड़ा सा अपना हफीज़ पाशा साहब ने कहा जाता है नवाज़ साहब के ज़माने में थोड़ी सी टफ़ टाइम ली थी उनके। नवाज़ साहब कोई उनके लिए नरम गोशा रखते थे तो बहुत से प्रोजेक्ट प्यार मोहब्बत से या रुकवा देते थे या मंजूर करवाते थे जिनकी इकनॉमिक वैल्यू वर्थ होती थी। लेकिन अब बदलते हुए हालात में लग रहा है कि आप देख लें पीपल्स पार्टी नहीं जान छोड़ रही है, यानी पीपल्स पार्टी साथ दे रही है, हुकूमत बैठी है, उहदे नहीं लिए हुए, लेकिन उनकी एक विश लंबी होती है। वो कहते हैं जी हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, हमें ओवर एंड अबव पैसा दिया जाए, हमने कराची में प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। बावजूद इस बात के KNFC अवार्ड के अलहदा पैसे ले रहे होते हैं, और जो आप देख लें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे जो पैसा एक एडिशनल दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि जी देखें डिफेंस बजट भी तो उसका भी आप हिस्सा बने, डेट सर्विसिंग का हिस्सा बने, हुकूमत मरकज सारा कुछ पे कर रहा होता है, आप इसमें आते नहीं। वो कहते नहीं जी हमें तो अगला इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा हमारे जो है ना फंड डेवलपमेंट के बढ़ा दिए जाएँ। तो हम ना जब तक ये चीज़ें सियासी नुक्ता नज़र से हट के नहीं की जाएंगी तो मेरा ख्याल है हमारे लिए मुश्किलात होंगी और सबसे सियासी मफादात को बालाई तक रख के आपको प्रायोरिटाइज करना और तालीम का बजट मुसलसल कम हो रहा है। बिल्कुल, ये इनकी प्रायोरिटीज बताती हैं कि इन्होंने अपनी तरजीहात क्या सेट की हैं। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। Our next story is about अफगानिस्तान पाकिस्तान नेगोशिएशन। अहम अमरीकी ओहदेदार ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान के साथ मसाइल का फ़ौजी हल तलाश करना एक गलती करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सियासी हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए।
ये बयान वज़ीर आज़म के उस दो टोक पैगाम के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान से कहा था कि वो पाकिस्तान या TTP में से किसी एक को चूज़ करें। इधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफ़गानिस्तान से इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जिस पर वफाक ने भी आमादगी ज़ाहिर की थी। ये खबरें भी सामने आई थी, लेकिन दूसरी जानिब कल अदम TTP की कार्रवाइयों में भी शिद्दत आई है। सिर्फ 2024 में TTP के हमलों में 2500 से ज़ायद शहरी मारे गए और ये हमले पिछले साल के मुकाबले में 66% ज़ायद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को सख्त कार्रवाई करना चाहिए या फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर जाना चाहिए, जिस तरह के हम ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का भी स्टेटमेंट यहाँ पर कोट कर रहे हैं। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खबर और तज्ज़िया दोनों लेते हैं। शाह साहब, एक तो क्या अब इस वक्त माइंडसेट पाया जा रहा है, क्योंकि अभी दो टोक पैगाम तो दे दिया गया है, इंगेजमेंट्स की कोशिश भी हुई, लेकिन नताइज वो मौसूल नहीं हुए जो हम चाह रहे थे। अब उसके बाद जो अब ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब भी ये कह रहे हैं कि आप फ़ौजी हल से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम देखेंगे कि दोनों साइड से जो है वो नुकसान बढ़ेगा, तो बेहतर ये है कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए अब हम देख रहे हैं कि KP भी तैयार बैठा है, तो अब किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे और कब तक ये चीज़ें हम देखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब शायद एक किसी नई गेम के साथ दाखिल हो रहे हैं इस तमाम एरिना के अंदर। किससे मुज़ाकरात करें और क्या मुज़ाकरात करें। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक नॉन इंक्लूसिव हुकूमत इम्पोज की है अफगान जो शहरी हैं, जिसके अंदर ना तो मुख्तलिफ इतने ग्रुप्स हैं, ना इसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, ना खवातीन के राइट्स हैं, ना बच्चों के राइट है, ना बच्चियों के राइट है, ना तालीम की इजाज़त है। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद हमें क्या मशवरा दे रहे हैं कि हम क्या बात करें। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने तो कुछ दिन पहले ये भी ट्वीट किया था कि अफगानिस्तान के अंदर एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। शायद वो तो लगता है तालिबान से भी जान छुड़ाने के मूड में। तो मेरे ख्याल में हमें ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब की स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक नई गेम के साथ शायद अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी बैटल फील्ड हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इशू ये है कि हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। अमेरिका तीसरी दफा सबको छोड़ छाड़ के असले का डिपू यहाँ पे दे के दहशतगर्द ग्रुपों को यहाँ लाकर ISK की शक्ल में सारा एडम्स की रिपोर्ट मौजूद है कि दहशतगर्दों को यहाँ पे लाया गया ISK वालों को। तो अब मजीद क्या चाहते हैं शाह साहब? मैं सब तो क्या करना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को, और क्या इस वक्त इन हलकों में सोच पाई जा रही है, खास तौर पे हुकूमती हलकों में, कि जो वफ्द एक तैयार किया जा रहा था KP की जानिब से, जिसको इजाज़त भी मिल गई थी, इत्तलात यही थी, अब वो जाएगा बातचीत करेगा? क्योंकि बातचीत इसहाक डार साहब ने भी इंगेजमेंट्स इनके साथ की हैं, लेकिन उसके बाद हल नहीं निकला कोई, और हम देख रहे हैं जो नताइज मौसूल होने चाहिए थे वो उस तरह के नहीं हुए। तो अब क्या किया जाए? जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से ही हल होगा। देखिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात किन से करवाना चाहते हैं? वो अफगान तालिबान से या TTP से? TTP तो पहले ही कलअदम तंजीम है, BLA कलअदम तंजीम है, ISK कलअदम तंजीम है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। रोज हमारे आम शहरी मर रहे हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार मरे, तो हम उनके कहने पे बातचीत क्यों करें? सबसे पहले बात तो ये कि यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने जिस दिन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, उनके खिलाफ अफगान हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही? दोहा एग्रीमेंट का ये हिस्सा था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अजला हैं उनमें रोज हमले हो रहे हैं, सेटल्ड एरिया बनू के अंदर आप देखें हमला हो रहा है, डी खान के अंदर हो रहे हैं। तो बातचीत तो उनसे की जा सकती है कि जो बातचीत करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम तो अफगान हुकाम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप ट्रेड टेररिज्म पाकिस्तान में से एक की चॉइस कर लें, या तो आप दहशतगर्दों का साथ दें या फिर पाकिस्तान के साथ आप अपने ताल्लुकात ठीक करें। तो इंटरनेशनल तो एक नॉर्म्स है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं 2021 में पाकिस्तानी हुकूमत मशवरा देती रही है कि भाई मुज़ाकरात किए जाएं US को और अफगान हुकूमत को, कि तालिबान से मुज़ाकरात करें, सियासी तस्फिया निकालें। तो अब आपका भी वक्त आ गया कि आप भी ऐसे बातचीत से ही हल निकालें। उन्होंने एक कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जी देखिए, बातचीत तो ये है कि 10,000 लोग हैं जो कि आपकी रियासत को नहीं मानते, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आपके खिलाफ हमले कर रहे हैं, आपके बच्चों, खवातीन और बूढ़ों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करें। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब कौन सा फार्मूला लेके आ रहे हैं? अब अगर बात अफगान तालिबान से करनी है तो वो ये है कि या तो आप दहशतगर्दी को खत्म करें या पाकिस्तान को दहशतगर्दी को खत्म करने दें। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोलिशन बशमूल अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। तो आज पाकिस्तान दहशतगर्दी का अगर शिकार है तो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब और उनका मुल्क और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कहाँ पे है?
उन्हें चाहिए कि अब या तो वो यहाँ पे नेटो फोर्सेस को भेजें कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें या पाकिस्तान को इजाजत दें। दूसरा देखिए, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर हक हासिल है कि वो अपना डिफेंस करे। दहशतगर्दों के ठिकाने, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके ट्रेनिंग कैंप तमाम के तमाम अफगान हुकाम को दे दिए गए हैं। खुद अमरीकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है कि तकरीबन 70 के करीब दहशतगर्द जो अलकायदा के टॉप लीडर थे वो अफगानिस्तान के अंदर BLA, TTP, ISK इनको बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, 7 से 8 हज़ार अलकायदा के लोग मौजूद हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ज़रमे खलीलजाद साहब कभी कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बातचीत करना चाहिए। वो हैं कौन के पाकिस्तान को मशवरे दें? बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में वो तीसरी दफा अफगानिस्तान को डिच करके गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस रीजन को आग लगा के गए हैं। यहाँ पे एक बारूद का बहुत बड़ा ढेर दिया है। इस असले की ओपन खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस तमाम मैस के खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने जानबूझकर अफगानिस्तान को वोलेटाइल रखा है ताकि इस खित्ते के अंदर एक नई प्रॉक्सी जंग हो सके। अब देखिए, पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि इस खित्ते के अंदर डेवलपमेंट लाने वाला कौन है। CPEC है, चाइना है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है या अमेरिका है। अमेरिका तो इनडायरेक्टली तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उनको पैसे भी दे रहा है, उनको सपोर्ट भी कर रहा है, असले के डिपो भी दे के गया हुआ है। तो खित्ते के ममालिक तो हम हैं। तो लास्टली शाह साहब, जिस तरह से आप अभी चाइना के भी इंटरेस्ट की भी बात करें, तो चाइना की जानिब से क्या सफिशिएंट प्रेशर नहीं है इनके ऊपर, अफगान तालिबान पर, अफगान गवर्नमेंट के ऊपर, कि भाई वो TTP के जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं और जो खित्ते को भी डिस्टेबलाइज कर सकती हैं उसको रोका जाए? देखिए, मेरे ख्याल में कल भी हमारी बड़ी हाई लेवल के चाइनीज जो ऑफिशियल हैं उनसे बात हुई थी इस्लामाबाद में, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो तय हों ताकि वो डेवलपमेंट यहाँ पे जो है वो आए। CPEC 2.0 जो है वो एक्सटेंशन चाहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, वो ट्रेन के प्रोजेक्ट्स को चलाना चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि लाइन ऑर्डर का मसला हल किया जाए, और उनकी भी मेन डिमांड है जो TIP के मिलिटेंट है, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी जो कि चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं, TTP है, BLA है जो कि डिक्लेयर्ड दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। अब सोचने वाली बात ये है कि आप अगर डिक्लेयर्ड दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करते हैं तो मतलब किस बेसिस के ऊपर? दूसरा, अफगान तालिबान आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो TTP, BLA और दहशतगर्द तंजीमों का बार्गेनिंग चिप यूज कर रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसमें अफगान तालिबान की अपनी विलिंगनेस भी नहीं है और शायद उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। दोनों मामलात हैं। तीसरा, वो जो अहम मसला है वो ये है कि वो हमेशा इस इशू को पाकिस्तान के खिलाफ एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करते हैं। ये इंतहाई गलत है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बहुत सफर कर चुका है। दूसरा, अगर आप देखें इस वक्त काबुल के अंदर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। जो आम तालिबान के ग्रुप है वो भी उनमें शामिल नहीं है। कंधारी ग्रुप जो है मुल्ला हैबतुल्लाह का, वो कंट्रोल कर रहा है चीजों को। गुलबदीन हिकमतयार साहब बाहर है। इसमें आप देखें जो सिराजुद्दीन हक्कानी का ग्रुप है उसको एक्टिव रोल नहीं दिया जा रहा जब से उनके भाई को टारगेट किया है दहशतगर्द हमले में। तो अब आपके पास एक हार्ड लाइन जो तालिबान गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी की जो है राय मुसल्लत करना चाहती है, जो कि पाकिस्तान के हक में बिल्कुल नहीं है। अंदर भी मसाइल, ग्लोबली भी जो कंसर्न्स पाए जा रहे हैं, हम जो देख रहे हैं ये ह्यूमन रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से उनको भी एड्रेस नहीं वहाँ पर किया जा रहा, और ये तशवीशनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे अमेरिका की जानिब से फ्रेश सैंक्शंस जो ईरान पर लगाई गई हैं उनके हवाले से। अमेरिकी गवर्नमेंट के मुताबिक इस बार सैंक्शंस का हदफ वो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो तेहरान की फ़ौजी सरगर्मियों को फाइनेंस कर रहे हैं। यहाँ तक कि हांगकॉन्ग और UAE अमारात तक भी ये शिकंजा कस दिया गया है। अमेरिकी वजारत ख़जाना के मुताबिक ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क्स ऑयल की रकम को मुंतकिल करके पासदाराने इनकलाब और फ़ौजी इदारों को ताकतवर बना रहे हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट ने ईरानी शहरी अलीरज़ा दरख्शां और अर्श अस्ताकी अलवंद पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हुकूमत ईरान के लिए $10 करोड़ मालियत की क्रिप्टो करेंसी खरीदने में सहूलत दी है। पाबंदियों के बाद इनके अमरीकी असासे मुंजमद हो गए हैं और अमरीकी शहरियों और कंपनियों को इनसे कारोबार करने से रोक दिया गया है। पहली बार अगर हम बात करें ईरान पर जो सैंक्शंस थी वो 1979 में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के बाद लगाई गई और तब से ये सिलसिला जारी है। इस वक्त क्या सिचुएशन बनेगी इन अमरीकी पाबंदियों के बाद, कितनी टफ सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा ईरान को, इसी पर बात करने के लिए अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं, अफेयर्स एक्सपर्ट। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अहमद, अभी जो सारी सिचुएशन है उसमें आप क्या सूरत हाल बनते हुए देख रहे हैं? क्या ये जो फ्रेश सैंक्शंस हैं ये हालात इतने मुश्किल बना देंगी कि आप समझते हैं कि ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर गिव अप करना पड़ेगा इवेंचुअली?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ईरान पे सैंक्शंस लगाना ये कोई नया मामला नहीं है। बहुत अरसे से ईरान पे सैंक्शंस लग रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा जो सैंक्शनड कंट्री है वो नॉर्थ कोरिया है। एंड नॉर्थ कोरिया एज ए न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, उनकी वेपन और उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से सैंक्शन से पहले या सैंक्शंस के बाद चल रही, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आजकल की जो मॉडर्न जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उसमें सैंक्शंस येस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन कोई ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा फॉर इंस्टेंस अमेरिका पे डिपेंडेंट है और उसके ऊपर आप सैंक्शन लगाते हैं तो फिर उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट लेती है। जैसे आपने देखा कि इंडिया के ऊपर जब टैरिफ्स उन्होंने इंक्रीज किए तो फिर उनका जो रुपए की कदर थी भारतीय रुपए की वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, स्टॉक मार्केट्स नीचे आ गई, उनके जीडीपी को प्रेडिक्ट किया जा रहा था तकरीबन 1 to 1.25% के करीब नीचे जाएगा, बिकॉज वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे अमेरिका पे, अमेरिकन इकोनॉमी पे। ऑन दी अदर हैंड ईरान और जो नॉर्थ कोरिया हैं वो ऑल्टरनेट इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी। दे आर लुकिंग टुवर्ड्स रशिया, चाइना। सो आई थिंक अमेरिकन सैंक्शंस येस दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल इन जो ईरान का जो थॉट प्रोसेस है, जो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है उसमें। लेकिन ये कहना कि वो इस हद पे ईरान को लेगी कि ईरान अपने जो उसके जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको गिव अप कर दे, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और ये जो ईरान ऑयल को की एक्सपोर्ट ज़ीरो तक करना, सदर ट्रंप एक गोल उन्होंने सेट किया, उसके लिए वो ड्राइव भी कर रहे हैं और यूरोपीय यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी जो एक प्रेशर बार बार आ रहा है। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि दरमियानी रास्ता क्या निकलेगा? क्या आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे, निगोसिएशन होंगी और किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? देखें, इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर आप जो इसराइल की सिचुएशन है अगर उसको आप देखें तो इसराइल बिल्कुल एक रैबाइड, जिसको कहते हैं एक रोग स्टेट बन चुका है। वो कतर के ऊपर भी आपने देखा जिस तरीके से उसने हमला किया। फिर अमेरिकन एनालिस्ट हैं, स्पेशली डॉक्टर डगलस, उन्होंने बड़ा क्लियरली पिछले कुछ अरसे से वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो इसराइल की ट्रूप्स की मूवमेंट है और इसराइल की जो जियोपॉलिटिकल एंडेवर्स हैं, जिस तरीके से वो एंगेज कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ अगले 2 से 3 माह के अंदर, दे आर प्रेडिक्टिंग कि इसराइल कोई और मिसचीफ कर सकता है ईरान को लेकर। और उसके जो इराक में एन अल असद जो एयरबेस है वो भी खाली हो रही है। इसराइल के अंदर जो वेपन इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में चैनल 13 है इसराइल का जिसने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि रशियन डिप्लोमेट्स अपने सारे जो तल अवीव को छोड़ के वापस रशिया जा रहे हैं। तो समथिंग इज कुकिंग इन मिडल ईस्ट। और ये जो सैंक्शंस हैं या ये जो प्रेशर नया ईरान के ऊपर अभी डालने की कोशिश की जा रही है कि ऑयल को नीचे लेके आना है या यहाँ पे जो उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको दोबारा से टारगेट किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अ बिल्ड अप फॉर अनदर मिस एडवेंचर। क्योंकि जिस तरह ये हमारा दुश्मन यहाँ पे इंडिया है, इसने कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूड है, उसी तरह इसराइल ने भी कहा था कि जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन है वो उस वक्त तक कंटिन्यूड रहेगा जब तक ईरान के अंदर हम रजीम चेंज नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप दे आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ रजीम चेंज। जो अभी सारा कुछ हो रहा है वो उसी का उसको आप इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। ठीक, बिल्कुल सही आपने इस हवाले से बात की। अहमद हसन, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही नाम का वक्त खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि आगे जाके ये जो पाबंदियां हैं और ईरान की जो सारी मुज़ाकरात का मामला ये कहाँ तक जाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।